सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती। मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके रहूंगा। भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। हमारे राम आ गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। 10 बजे स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। और मोदी पर दुनिया की नजर। 8 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग, सियासी वार पलटवार जारी है। और इस बीच अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें चीन, पाकिस्तान, लोकतंत्र, चुनाव और राम मंदिर को लेकर उन्होंने खुलकर बात की है। साथ ही आपको बता दें, पत्रिका के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर के साथ लिखा क्या है? लिखा है अनस्टॉपेबल। बिल्कुल लिखा है अनस्टॉपेबल। और प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू के दौरान कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यूज वीक में छपी इस तस्वीर पर देश में सियासी बहस भी छिड़ गई है। सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी के इंटरव्यू की बड़ी बातें और उसमें जो संदेश है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी का इंटरव्यू, दुनिया को 8 संदेश क्या है। पहला विषय जो है चीन पर क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? बातचीत से सीमा विवाद खत्म हो। इसमें सीधा संदेश यह है कि शांतिपूर्ण संबंध दोनों देशों के लिए अहम है। बात पाकिस्तान की भी, क्योंकि आतंक, हिंसा से मुक्त माहौल की वकालत की गई। संदेश क्या है? आतंक को संरक्षण देना बंद हो। बिल्कुल। और इसके बाद लोकतंत्र पर भी चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोकतंत्र हमारे जीन में है, यह कहा प्रधानमंत्री ने। और सीधा संदेश इसका यह है कि सवाल उठाने वालों को यह अपने आप में जवाब है जो लोग भारत की डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करते हैं। और इसमें संदेश जिस तरीके से दिया गया है, सवाल उठाने वालों को जवाब तो देना होगा, लेकिन अल्पसंख्यक को लेकर भी रवि इसमें खास तौर पर बड़ी बात कही गई कि केंद्र की योजनाएं सभी के लिए है। और इसके जरिए संदेश ये गया कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सारी सुविधाएं हैं और वो सबके लिए हैं। बिल्कुल। अगला विषय था राम मंदिर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की एकता का ऐतिहासिक क्षण था वो, और राम का नाम राष्ट्रीय चेतना का विषय। यह सीधा सीधा संदेश था प्रधानमंत्री के इन उत्तरों में, इन आंसर्स में। महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव, सबका साथ, सबका विकास की बात भी उन्होंने की, और जिसके जरिए संदेश दिया गया कि विकास से जनता का भरोसा भी जीता गया है। और बात हुई आर्थिक विकास की, तो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में। देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता का संदेश एक बार फिर से देने का प्रयास। हालांकि महिलाओं को लेकर इंपॉर्टेंट यह था कि महिलाओं के लिए योजनाओं का भी इसमें जिक्र किया गया, और इसके जरिए संदेश की किस तरीके से महिला सशक्त होंगी और देश मजबूत होगा। तो न्यूज वीक में जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जो बड़ी बातें कही गई हैं और उसका जो सीधा संदेश है वो इस इंटरव्यू में महत्वपूर्ण रहा, और उसी आधार पर आगे रवि होगी चर्चा। बिल्कुल। तो बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू की चर्चा हर तरफ है। प्रधानमंत्री मोदी का न्यूज वीक को इंटरव्यू और आम चुनाव, भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रधानमंत्री ने बात की। लोकतंत्र से लेकर चीन तक हर विषय पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। संविधान में ही नहीं, भारत के जीन में भी है लोकतंत्र, ये प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया। राम मंदिर और कश्मीर पर भी प्रधानमंत्री ने खुलकर बात की है अपने इस इंटरव्यू में। और अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सबसे पहले इस इंटरव्यू में चीन को जिस तरीके से सीधा संदेश दिया गया है उस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सीमा पर लंबे समय से खराब स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से इस इंटरव्यू में चर्चा की गई है उसमें महत्वपूर्ण यह है कि एलएसी की स्थिति को तुरंत हल करने की जरूरत बताई गई है। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि द्विपक्षीय बातचीत से हालात सामान्य हो सके, इस बात पर जोर दिया गया है। और साथ ही महत्वपूर्ण यह भी है कि दोनों देशों के बीच शांति पूरी दुनिया के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है,
है। ये महत्वपूर्ण बात इस इंटरव्यू में रखी। बिल्कुल, और देखिए उम्मीद है सीमाओं पर शांति स्थिरता बहाल करने में सक्षम होंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। एक होप, एक उम्मीद, एक आशा भी जताई है कि विवाद जितने भी होंगे उनको बातचीत के जरिए हल कर लिए जाएंगे। और पीएम मोदी का इंटरव्यू, जी हां, पाकिस्तान को भी इसमें जवाब है, पाकिस्तान के लिए भी संदेश है। क्या है वो, देखिए जरा। मैंने पाकिस्तान के पीएम को पद संभालने की बधाई दी। ये प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने हमेशा आतंक, हिंसा से मुक्त माहौल की वकालत की है, शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने की बात की है। पाकिस्तान के आंतरिक मामले पर टिप्पणी नहीं, ये प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान को लेकर। अब एक बार फिर से इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और इंफॉर्मेशन वॉल पर रुख करते हुए लोकतंत्र और मीडिया पर जिस तरीके से बात की गई है वही कुछ बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम एक लोकतंत्र सिर्फ इसलिए नहीं कि संविधान में ऐसा कहा गया, लोकतंत्र हमारे जीन में है। भारत लोकतंत्र की जननी है। रवि, बिल्कुल सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि ये विरासत के तौर पर है। जीन कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र हमारी विरासत का हिस्सा है। 2019 के चुनाव में 600 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, यानी कि भागीदारी काफी बढ़ी है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब कुछ महीनों में 970 मिलियन से ज्यादा मतदान करेंगे लोग। ये देखिए संख्या और बढ़ती भागीदारी और डेमोक्रेटिक वोटर्स की बढ़ती भागीदारी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें लोकतंत्र के प्रति आस्था का ये प्रमाण माना जाता है और हमारा मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहा है। तो न्यूज वीक में जिस तरीके से ये बड़ी बातें इन तमाम बड़े मुद्दों पर की गई है, उसी आधार पर अब हम चर्चा की भी शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दूं, इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं और गोपाल शुक्ला सीपीएम के नेता हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले सिद्धार्थ आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, एक बात साफ है कि जिस तरीके से मुखर अंदाज में भारत अपना रुख दुनिया के सामने रखता है, वो एक आधार रहा है कि भारत की विश्व में भूमिका भी बहुत अहम हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से जो 10 सालों में भारत की प्रतिष्ठा पूरे वैश्विक पटल पर बढ़ी है, जिस प्रकार से दुनिया का भारत को देखने का एक नजरिया बदला है, जिस प्रकार से भारत ने अपनी एक छाप ऐसी छोड़ी है कि जहां लोग कहा करते थे कि बाइपोलर वर्ल्ड होगी, दो ही कुछ महाशक्तियां हैं, उन्हीं के बीच में वो दुनिया तय करेंगे कि कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे। आज भारत की छाप ऐसी है कि भारत हैज बिकम द सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स। आज दुनिया भारत की ओर देखती है। अभी हमने देखा है हाल ही में भी कितने बड़े वैश्विक युद्ध हुए, जितने, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध रहा हो, मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंसेस रही हो, या फिर अन्य जितने भी युद्ध रहे, उसमें जो भारत की पोजीशन रही उसको लेकर के पूरे विश्व को ये तो एक तरीके से कहा जाए कि चिड़न तो थी कि भारत इतना मजबूती से खड़ा कैसे है, पर सम्मान भी इतना बड़ा क्योंकि भारत की वो ताकत बन पाई है। आज रुपये के में ट्रेड करना चाह रहे हैं रशिया और श्रीलंका, उन्होंने अपना ट्रेड सेटल किया। आज यूपीआई से पेरिस में आईफल टावर पर पेमेंट हो पा रही है। आज पूरी दुनिया आकर के देख रही है कि 10वें स्थान से 5वें स्थान में मात्र 10 सालों में भारत आ गया। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 3.8 ट्रिलियन पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए। हमारे पास वेस्ट की तर्ज पे जैसी ट्रेनों को हम सोचा करते थे, देखा करते थे फिल्मों में, वंदे भारत की ट्रेनें आ गई हैं। बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ पे आने जा रही है। मूलभूत जो हमारी समस्याएं थी उनको हमने दूर किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम लेकर गए हैं। ये सब कुछ वो है कि दुनिया में जो भारत का सम्मान बढ़ाता है, इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं मोदी इज द बॉस। तो आपका कहना यह है कि ये जो बड़े बड़े लोग हमारी सभ्यता को, ये जो इंटरव्यू है जो कि अपने आप में एक तरीके से ऐतिहासिक भी माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद इस मैगजीन को इंटरव्यू देने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। नीरज मिश्रा, आपने सुना सिद्धार्थ यादव को। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनके जितने तमाम बिंदु हैं, प्रधानमंत्री ने जिन जिन बिंदुओं पर भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया, उस पर कांग्रेस का क्या नजरिया है, क्योंकि इसी मैगजीन को 1966 में इंदिरा गांधी इंटरव्यू दे चुकी हैं, तब जब सिर्फ एक ही साल हुए थे प्रधानमंत्री बने हुए और आगे चुनाव थे। यहां 10 साल की उपलब्धियों के बाद एक प्रधानमंत्री ने यह इंटरव्यू दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उम्मीद दिखाई भारत और चीन के रिश्ते में, वैसे ही कांग्रेस पार्टी मीडिया से अपने रिश्ते में अभी ये उम्मीद चाहेगी कि बिना टोके हमें बोलने दीजिएगा, क्योंकि देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने आज एक विदेशी मैगजीन को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें बोली। भले ही वो लिखित सवाल थे जिनके ऊपर उन्होंने चर्चा की, तो इस पर हम लोगों की टिप्पणी अब महत्वपूर्ण हो जाती है। हम इस बात को मानते हैं कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारी आबादी है,
जिसकी मीडियन एज 28 साल होने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, आज ये उसकी ताकत है जिसकी वजह से हमें ये पूछा जाता है। क्योंकि हमने तो भारतीय मीडिया का रुख देखा है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे संस्थान इस देश के अंदर कोरोना से होने वाली मौतों के ऊपर रिपोर्ट करते हैं तो हमारे देश के मीडिया उसको सिरे से नकारने की बात कर देते हैं। हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो जो बाइपोलर वर्ल्ड की बात सिद्धार्थ जी कर रहे थे वो भूल गए। शायद दुनिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रास्ता दिखाकर तीसरे वर्ल्ड वॉर से बचाने वाले जो नेता थे वो आदरणीय नेहरू जी थे, जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया एक साथ आकर खड़ी हो गई। हम लोग तो ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी इतनी सख्त आवाज में बात करते कि चीन को ये समझ आ जाता कि वो जो कैटोग्राफिक अग्रेशन उसने चालू किया है उसके लिए इस दुनिया में कहीं जगह नहीं। लेकिन उन्होंने उस बात को जो डिप्लोमेटिक तरीके से निकाला वो शायद प्रधानमंत्री जी के तरीके को सूट नहीं करता है। और जहां तक रही वंदे भारत जैसी बात, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात, तो तथ्यों पर बात कर लेते हैं। इस देश की जो इकोनॉमी है वो 2004 से 2014 के अंदर लगभग 400 गुना बढ़ी। ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है। आज आप 200 गुना बढ़े हैं तो आपकी बढ़त की जो स्पीड है वो काफी कम हो गई है। इन्होंने क्या कहा कि वंदे भारत जैसी एक नई ट्रेन लेकर आ गए। 4 दिन पहले की रिपोर्ट है ना कि जितने उस ट्रेन को लाने में खर्चा हुआ और चलाने में खर्चा हुआ उतना तो आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपको रोका भी नहीं, हमने आपको पूरा अवसर दिया, आपने अपनी बात भी रखी। लेकिन चूंकि बिंदुवार जिन विषयों की हम बात कर रहे थे, अगर उस पर डायरेक्ट हम बात करेंगे तो और स्पष्ट होगा कि प्रधानमंत्री के उस नजरिए का आप लोग क्या आकलन करते हैं, कैसे करते हैं। हम लौट रहे हैं आपके पास दोबारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आप लोगों के साथ साझा कर ले, दर्शकों के सामने रखे। पीएम मोदी का इंटरव्यू, अल्पसंख्यकों से भेदभाव नहीं, यह प्रधानमंत्री ने मैसेज देने की कोशिश की है इस इंटरव्यू में। तो भारत में सभी धर्मों के लोग खुशी से रह रहे हैं, सभी धर्मों के लोग संपन्न हो रहे हैं, केंद्र की योजनाओं में अल्पसंख्यकों से भेदभाव नहीं, घर, शौचालय, पानी कनेक्शन, ईंधन जैसी सुविधाएं सबके लिए बराबर, केंद्र की योजनाएं समुदाय धर्म की परवाह किए बिना सबको मिल रही हैं। न्यूज़वीक के अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के विषय पर जो बातें कही उसका एक तरीके से लब्बो-लुआब यही था कि कहीं कोई सरकार की योजनाओं में भेदभाव नहीं है और हर योजना का सुलभ लाभ हर व्यक्ति को बराबर मिल रहा है। हालांकि इन योजनाओं के तहत जिस तरीके से रवि आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन यहां जिस तरीके से न्यूज वीक के आधार पर, इस इंटरव्यू के आधार पर सामने आ रही है, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार के फैसले को लेकर एक बड़ी बात सामने रखना चाहेंगे। क्योंकि 3 तलाक के खिलाफ कानून, मदरसों का आधुनिकीकरण, हज यात्रियों का कोटा बढ़ाया गया, साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद योजना का ऐलान। ये एक बार फिर से बता दें जिस तरीके से महत्वपूर्ण बातें उन फैसलों के आधार पर आपके सामने रख रहे हैं, जहां हज यात्रियों के लिए कोटा बढ़ाया गया, अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद योजना का ऐलान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए नया सवेरा योजना और रोजगार से जोड़ने के लिए सीखो और कमाओ योजना। इस आधार पर मैं आप शंभुनाथ सर आपको चाहूंगी कि आप इस पर बात करें, क्योंकि जो लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, जो सब कुछ आपने विटनेस किया है, उस आधार पर आज की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की तरफ से कही गई इन बातों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विरोध और विपरीत स्थितियों के बावजूद भारत की जो भूमिका है, क्या उस लिहाज से यह आकलन किया जाना सही नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें बहुत साफ कही हैं। एक तो हमारे जीन में लोकतंत्र है, जब जीन में लोकतंत्र है तो हम अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव कर भी नहीं सकते हैं। ये वजह ये भी है कि एक संविधान सम्मत कुछ चीज़ें होती हैं जो कानून के मुताबिक अपना काम करते रहेंगे। हम अस्पताल में या दूसरी सुविधाओं में हम कैसे भेद कर सकते हैं कि फला व्यक्ति किस बिरादरी का है या किस धर्म का है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे, अब प्रधानमंत्री जी को ये भी लगता है 10 वर्ष हो चुके हैं, अगर आगे उन्हें राज करना है तो लगातार 10 साल तक अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यक बीजेपी से एक दूरी बरतता रहा है। ये दूरी कैसे खत्म हो जाए उसकी तरफ भी ये पहल है। भाई राम मंदिर अब बन चुका है, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन ये जो दूरी बनी है, यानी एक 20% वोट लगातार अगर बीजेपी से दूर रहता है तो महत्वपूर्ण बात है। इसको खत्म करने के लिए, इसको पाटने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनका कोई भेदभाव नहीं है, सारी सुविधाएं उनको मिल गई हैं। और न्यूज़ वीक जैसी मैगजीन में ये इंटरव्यू उनका आ रहा है
बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, जो बिल्कुल चुनावी इंटरव्यू है। उसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने चुनाव में अपने मुद्दे स्पष्ट कर दिए हैं, चाहे चीन को लेकर के हो या पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर के हो, बहुत कुछ साफ है। यानी सर, एक तरीके से सरकार ने अपनी लाइन स्पष्ट की है कि किन किन विषयों पर सरकार का क्या सोचना है। गोपाल शुक्ला जी, सीपीएम के लीडर हमारे साथ, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्ला जी, सवाल यही है कि अल्पसंख्यकों को लेकर एक तरीके से समराइज करिए तो कहा यही गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि सरकार जो भी योजना या जो भी पॉलिसी ला रही है उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लाभार्थी हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का ही है। इसमें अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का कहीं कोई डिवीजन नहीं है हमारी सरकार की योजनाओं। आप कैसे देखते हैं इस वक्तव्य को? देखिए, ये सरकार जो है अल्पसंख्यकों के लिए ही काम करती है, लेकिन ये अल्पसंख्यक धार्मिक या एथनिक माइनॉरिटीज नहीं है। ये अल्पसंख्यक जो हैं वो अंबानी अडानी जैसे चंद गिने चुने धन कुबेर हैं, और उनके लिए ही समाज के सारी व्यवस्थाओं को उनकी ओर कर देने का काम ये कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इनकी योजनाओं में किसी को बांटकर, किसी को पृथक करके, किसी को अलग करके कुछ भी देने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि आप देखेंगे देश के विकास, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हमारे देश में जब कोरोना काल था तो देश के लोग जब भूखों मर रहे थे तो अंबानी की संपत्ति जो है वो 3 गुना, 1/3 जो है वो बढ़ गई। तो हमारे देश में सरकार और उनकी नीतियां किसके विकास के लिए काम कर रही हैं, यह स्पष्ट है। अल्पसंख्यकों का जो नैरेटिव है वो इसलिए सेट करना पड़ रहा है क्योंकि इस बार 400 पार का नारा दिया हुआ है, और 400 पार का नारा जो है ये दूर दूर तक होता दिख नहीं रहा, और इसीलिए दूसरे दलों के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको लिया जा रहा है। अजीत पवार बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनको ले लिया गया। नारायण राणे बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनको ले लिया गया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उनको गिरफ्तारी की मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल में पोस्टर बॉय है भारतीय जनता पार्टी के। और एक के बाद एक बिहार में आप देखिए, जिस नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे थे, उस नीतीश कुमार के बिना आज इनकी सरकार नहीं चल रही। उस नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया है इन्होंने। ये इनकी नीति है, और ये नीति देश के बहुसंख्यक जो आम लोग हैं उनसे इतर देश के अल्पसंख्यक जो धन कुबेर हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग, उनकी तरफ जा रहा है। विपक्ष में होते हुए नीतियों पर सवाल उठाना या किसी तरीके से योजनाओं के अमल में ना आने पर सवाल उठाना वो आपकी तरफ से जायज है। लेकिन शंभुनाथ सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रहा है जिसमें आपने इससे पहले की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है। हमारे 2 पैनलिस्ट ने बार बार कोरोना का जिक्र किया है, और मैं ये कोरोना की बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत ने जिस तरीके से मदद के तौर पर जो बड़ी भूमिका निभाई है, निर्भर करे हैं कई देश भारत के ऊपर इस हालात में भी। देखिए, जो भारत के पड़ोसी देश थे, खासतौर पे बांग्लादेश हो या नेपाल हो या भूटान हो, वहां पे मदद पहुंचाई गई, श्रीलंका में भी पहुंचाई गई थी। मैं कह रही हूं सर, इसे फिर रूल आउट कैसे कर देते हैं, क्योंकि भारत की जो भूमिका विश्व स्तर पर तमाम हालात के बीच में बड़ी है, तो उन्हें इस आधार पर रूल आउट कैसे कर दिया जाता? नहीं, इसे उन्होंने निश्चित तौर पे भाई जब बाहर मदद पहुंचाई, टीके भी पहुंचाए गए, तो ये नहीं कहा था कि भारत में कोरोना को हैंडल नहीं किया गया। ये अलग बात है कि कुछ प्रदेशों में कोरोना में बहुत ज़्यादा डेथ हुई जिसको नहीं संभाल पाया गया, पर इसके बावजूद भी पहुंचाई गई। अब रह गई कि अंबानी या अडानी में मदद में क्यों नहीं आगे आए, तो वो स्थिति ऐसी थी जो इसके पहले लगभग 5-6 दशकों तक नहीं देखी गई थी। 1940 के आसपास कोई इस तरह की प्लेग फैला था, अभी तो कोई फैला नहीं था। इससे थोड़ा सा हाथ पांव सबके जरूर फूले थे, लेकिन उसको हैंडल किया गया। अब यूरोप और अमेरिका या कनाडा, वहाँ पे चूंकि आबादी कम है इसलिए जल्दी हैंडल कर लिया गया। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसको हैंडल करने में वक्त लगा। और बाकी सब चीज़ें इन्होंने कुल मिला के देखा जाए तो न सिर्फ अपने देश में हैंडल किया, बल्कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी मदद पहुंचाई गई। इसलिए कोरोना तो कहना चाहिए, कोरोना के बारे में कोई टिप्पणी खास नहीं की जा सकती। ठीक है, इस पे तो अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने आम चुनाव पर भी बात की। चूंकि हम इस वक्त चुनाव बिल्कुल सामने है और सभी दल, सभी नेता चुनाव की तैयारियों में हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है वो भी जरा हम गौर करते हैं उस पर भी। तो आम चुनाव पर क्या कहा प्रधानमंत्री ने? हमारे पास अपने वादों को पूरा करने का शानदार रिकॉर्ड है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। पहले लोग ऐसे वादे सुनने के आदी थे जो कभी पूरे नहीं होते थे। इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास किस तरीके से आदर्श वाक्य और देश 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से
से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और पैनलिस्ट जिस तरीके से इसको देखते हुए इन फैक्ट्स पर सवाल उठा रहे थे रवि, ये एक बड़ा बयान है। हालांकि देश की आकांक्षा भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। बिल्कुल, एक टारगेट भी प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया। दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रति असंतोष भी बढ़ा है, यह भी प्रधानमंत्री रेखांकित कर रहे थे अपने इंटरव्यू में। लेकिन भारत अपवाद के रूप में खड़ा है जहां पर लोकतंत्र और मजबूत होता ही जा रहा है। हमारी सरकार के लिए लोकप्रिय समर्थन बढ़ रहा है, यह प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी को लेकर, चुनाव को लेकर कहा है। सिद्धार्थ, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यही है कि दो पैरेलल एक तरीके से नैरेटिव चल रहे थे। हम देख रहे थे कि राहुल गांधी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर स्पीचेस देते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे और इंडिया की डेमोक्रेसी के स्टेटस को लेकर वे क्वेश्चन उठाते थे। कई भाषणों में हमने यह भी सुना कि उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र जो है वो इस वक्त खतरे में है, कैद में है, एक तरीके की डिक्टेटरशिप है। यह कांग्रेस का नैरेटिव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बढ़ा है, इंक्लूसिव हुआ है ज्यादा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश में दो प्रकार की विचारधारा है। एक विचारधारा वो है आदरणीय प्रधानमंत्री की, जो इस देश की सनातन पुरातन संस्कृति में जो हमारे मूल्य छुपे हुए हैं, वो हमारे लोकतंत्र का जो मूल्य है, हमारे देश में जो सबको समावेश करने का जो मूल्य है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने का जो मूल्य है, वो भारत को प्रेजेंट करते हैं। और दूसरा, ये जो एक नेहरूरियन एक मूवमेंट है, या ये जो गांधी परिवार की एक सोच है कि पूरे विश्व में भारत की कैसे खिल्ली उड़ाई जा सके, भारत को कमजोर दिखाया जा सके, जिसका प्रयास, अथक प्रयास राहुल जी अलग अलग मंचों पे विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर के करते हैं। आज हमारे देश का युवा, हमारे देश की जनता, हमारे देश की ताकत। बताइए, माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं, बताइए ये मुझे और दर्शकों को भी बताइए कि जिस डेमोक्रेसी का हिस्सा कांग्रेस, गांधी नेहरू परिवार लंबे समय तक रहा, जिस डेमोक्रेसी में वो पार्टिसिपेट करता है, जिसमें पार्टी भागीदारी करती है, उसी को विदेशी मंचों पर कमतर बता के क्या लाभ मिल रहा है? क्योंकि चुनाव तो यहां लड़ना है ना, भारत की जमीन पर। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है गांधी परिवार के साथ कि वो इस बात को 10 सालों में भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि देश की जनता अब उनको नहीं चुन पा रही। जिस नेहरू जी को पहली बार में ही इनफ मत नहीं मिला था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, पर फिर भी वो बन गए थे, उन्हें इस देश को अपनी जागीर मान लिया था। उन्होंने मान लिया था कि हम तो लोकतंत्र के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी भी लगवाई, देश के सभी जजेस को भी अंदर डाला था, और हमने वो भी एक कालखंड देखा। पर आज वो समय जा चुका। मैं इतिहास नहीं, मैं भविष्य की बात करता हूं। आज जब देश का प्रधानमंत्री 24/7 काम करता है और 2047 की बात करता है, वो कहता है कि भारत को हमें विश्व में एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, ये भारत की एस्पिरेशन है। आज भारत की ताकत है कि हम आगे जा पा रहे हैं। लोग अभी यहां पे कोरोना काल की बात कर रहे थे, मैं तो आश्चर्य करता हूं, कनाडा, अमेरिका, पूरा यूरोप, रशिया, इन सब देशों की जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी को 3 बार की डोज लगवाई भारत ने, और उसके बाद भी पूरी दुनिया को दिया, वैक्सीन मैत्री करी। अगर आपका काल होता तो कोरोना में क्या होता भारत का, सोच करके कई बार रूह कांप जाती है। आज 10 सालों के अंदर भारत ने दिखाया है कि अपनी पोटेंशियल का अगर ठीक इस्तेमाल किया जाएगा, आज अगर हम 2070 में कार्बन एमिशन को 0 करने की बात कर रहे हैं, या सोलर पावर को हमने 10 गुना बढ़ा लिया उसकी बात कर पा रहे हैं, और विकसित भारत की बात को लेकर भी तथ्य आगे रखूंगी, लेकिन उससे पहले नीरज, विकसित देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के अलावा अगर हम ये कहें कि विकासशील देशों का नेतृत्व करने में भी भारत की जो भूमिका है, उसे किस आधार पर फिर आप रूल आउट करेंगे? सुरभि, मैंने तो आपको पिछले वक्तव्य में कहा कि इस दुनिया ने अगर तीसरा मोर्चा देखा था तो वो नेहरू जी की लीडरशिप में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौर में देखा था। क्योंकि भाजपा अपने प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट कहती है, इसलिए मैं सिद्धार्थ की नासमझी भरी बातें जो नेहरू और इंदिरा जी के बारे में कही गई उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि इससे पहले अल्पसंख्यक विभाग के बारे में बात हो रही थी, तो एक तथ्य सामने रख देता हूं। 2022-23 में 5020 करोड़ रुपए का बजट केंद्र की सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग को दिया। जो वो रिवाइज रिसीट्स मिली उसमें वो 2600 करोड़ रह गया, तो सीधा 50% का कट, और ये पिछले 10 साल से लगातार होता आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपने 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड रखा गया था केंद्र सरकार के द्वारा, आपने उसको खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि देश के अंदर बड़ी अच्छी प्रेस फ्रीडम है, तो आर्टिकल 19 हो, बोलता हिंदुस्तान हो, ये दैनिक दस्तक हो, ये जो इस तरीके के इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज हैं, आज उनको सरकार ने बंद करा दिया, उस पर कोई टिप्पणी ही नहीं हुई।
सीधी सीधी बात तो ये है, हम कभी नहीं कहते कि इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप है। हम तो बाहर भी जाकर और देश के अंदर भी जनता को ये बताते हैं कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी को बदलकर एक मैनेज डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया, जहां पर हर चीज मैनेज है। यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करती हैं। अधिकांश जो मीडिया है वो सिर्फ मोदी जी की वाहवाही का काम करता है। ठीक है, देखिए, तो मैं ये रोक जो रहा हूं मैनेज आपको। डेमोक्रेसी का दौर देखिए, है, हम तो इस पर सवाल उठाते हैं। आपने कई सारे रेफरेंस पॉइंट गिनाए, लेकिन सिद्धार्थ के पास इस पर रिएक्शन ले लें। आपने जो कहा सिद्धार्थ, सवाल यहां पर मूल घूम फिर के यही आता है कि जिस डेमोक्रेटिक सेटअप का आप हिस्सा हैं, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आप पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को या उसी सेटअप को क्वेश्चन करना कितना सही है, इसका क्या लाभ होगा चुनावी, मैं ये समझना चाहता हूं। आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप लोग चुनाव जाते हैं, कैंपेन में लड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस हिसाब से आप अगर देखिए भी तो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जैसा अभी टर्म यूज किया मैनेज डेमोक्रेसी, मैनेज कौन कर रहा है मैनेज? ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी का होता है तो वो जनता का होता है। जनता तो इनके बयानों पर इनको जवाब देती आ ही रही है, वो तो बता ही रही है बार बार। 50 चुनाव लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, पर उसके बाद भी वो बाज नहीं आते कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ करके वो कहें कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। वो नहीं समझना चाहते तो देश की जनता अब क्या करेगी? उनको चुनाव में पीछे इसलिए तो धकेल रहे हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है उसको काउंटर करिए ना। ये तो आप एक विचार दे रहे हैं कि भाई मैनेज है हर चीज, उसमें विपक्ष के लिए स्पेस कहां है कि वो इस चीज को चुनौती दे। सत्ता आपके हाथ में, एजेंसियां आपके हाथ में, और सब कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, यही तो वो आरोप लगा रहे हैं। जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मैं तो कमाल मानता हूं इस बात को। ईवीएम तक को उन्होंने ईवीएम तक को क्वेश्चन किया है। ऐसी डिक्टेटरशिप भगवान पूरी दुनिया को दे जिसमें बैठ करके लोग खुले नेशनल टेलीविजन पर कह सके कि डिक्टेटरशिप है। कमाल है ये तो। नीरज जी यहां बैठ करके इतने स्वतंत्र हैं कि वो कह पा रहे हैं कि सब कुछ मैनेज्ड है, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए राहुल जी वायनाड से लड़ रहे हैं और अभी डिसाइड करेंगे कि अमेठी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी इसलिए डिसाइड कर पा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने हम चुनाव नहीं लड़वाएंगे, इसीलिए वो हर जगह जाकर के गठबंधन कर पा रहे हैं और पूरे देश में रैलियां कर पा रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप है, ये देश की डिक्टेटरशिप है। अरे किसका मखौल बनाते हैं आप, किसका मजाक बना रहे हैं? ये मजाक बनाना इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के मूल्यों का बंद कर दीजिए। और आप कौन से 2500 करोड़ की बात कर रहे थे? अल्पसंख्यकों की कौन सी, मैं 10 सेकंड में जोड़ दूं, कौन से 2500 करोड़ की बात कर रहे थे आप? यही जो आपकी सोच है कि माइनॉरिटी कमीशन इस देश की माइनॉरिटी का काम करेगा। 20 करोड़ की आबादी है, जिस वर्ग के लिए आप चिंता दिखा रहे हैं ना यहाँ पे तुष्टीकरण के लिए, वो 2500 करोड़ में 4000 रुपए आता है बंदे को। यहाँ पर आज अगर 10 करोड़ आवास मिले, 25% माइनॉरिटीज के पास गए हैं, वो भी एक वर्ग के पास। वो उनको आपने कभी घर नहीं दे पाए, उनके घर में आप गोपाल शुक्ला इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, रखिए अपनी बात गोपाल जी। कभी बात नहीं करेंगे। जी जी। देश में जब आम चुनाव होने वाले हैं, देश की सरकार जब चुनी जाने वाली है, उस वक्त ये नैरेटिव, और ये नैरेटिव में भ्रामक तथ्य, ये तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और ये नहीं कहते कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान और दूसरे सब 4 कंट्रीज के नीचे है। बेरोजगारी का क्या हाल है? 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में गए कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो नीरव मोदी हैं, मेहुल चोकसी हैं और विजय माल्या जैसे लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री के मुताबिक खाद्य देना पड़ रहा है, मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि हालत बहुत खराब है। और जब ऐसी भयानक अवस्था है, उस अवस्था में सोने की चिड़िया वाली पुरानी कहानी और पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। ये सरकार जो है, देश के किसानों को फसलों की कीमत, देश के बेरोजगारों को नौकरी, आज 30 लाख से ज्यादा पद केंद्रीय सरकार में खाली हैं और पूरे देश की तमाम सरकारों में अगर देखा जाए तो करोड़ों पद खाली हैं। हमारे देश के बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज फौज में आपने देखा, अग्निवीर के नाम पर एक स्थायी नौकरी की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। 4 साल की नौकरी, उसके बाद में वो कहां जाएंगे? तो पूरी लिस्ट अगर मैं देखूं गोपाल जी, पूरी एक लिस्ट है आपके पास जो आपका कहना है कि जन सरोकार और जनता के हितों से जुड़े हुए। शंभुनाथ शुक्ला जी, सबसे अब महत्वपूर्ण यही है कि 2014, 2019 यही मुद्दे, यही नैरेटिव विपक्ष लेकर आया और जनता, ठीक है, आंसर ले लेते हैं और जनता ने अपना इलेक्टोरल अप्रूवल नहीं दिया उस पर। यह क्या इंडिकेट करता है? 2014 और 2019, 2014 का चुनाव तो सीधे सीधे इसलिए जीता गया कि उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चल गई थी और एक उत्साह लोगों में आ गया था, उत्साह आ गया था। लोग इस सरकार को बदलना चाहते थे। निश्चित तौर पे उसमें अन्ना आंदोलन का एक बड़ा हाथ था।
और उसके कारण एक असर पड़ा। और जो सीधे सीधे कांग्रेस में हमला किया गया और कांग्रेस में राहुल गांधी को युवराज घोषित किया गया, यानी प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उनको युवराज बताया गया, उससे वो राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस सिर्फ अपने को डिफेंड करती रही। 19 में पुलवामा था और पुलवामा के मामले में भी कांग्रेस कोई बहुत सटीक हमला नहीं कर पाई। नहीं, लेकिन सर मैं यही सवाल कर रहा था कि 14 और 19 वाले ही लगभग अगर देखें बड़े मुद्दे अगर वही हैं तो 24 में क्या उससे विपक्ष को लाभ मिल सकता है चुनाव में? क्योंकि प्रधानमंत्री तो हर बार नए टारगेट सेट करने की बात कर रहे हैं। वहां भी उन्होंने कई सारी 2047 तक के टारगेट का भी जिक्र कर दिया कि विकसित भारत एक लक्ष्य है हमारी सरकार का। 24 में प्रधानमंत्री ने अभी बहुत सारी बातें कही, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात माइनॉरिटी को लेकर थी। हाँ। लोकतंत्र हमारे जीन में है, ये बात कहना, ये बहुत। दूसरा LAC की बात करना कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, पाकिस्तान से आतंकवाद, एक तरह से ये राष्ट्रवाद को भी थोड़ा फिर से उभारने की कोशिश है। अब इसको काउंटर करने के लिए अभी अपोजिशन कोई बहुत ताकतवर तरीके से हमला नहीं कर पाया है और ना कर पा रहा है, वो हम एकदम डिफेंसिव होता है। इससे 2024 की भी लड़ाई कैसी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अचानक कुछ बदल जाए रुख तो अलग बात है, लेकिन अपोजिशन की जो ये डिफेंसिव वाली राजनीति है बजाय ऑफेंसिव होने की, ये उसको थोड़ी भारी पड़ रही है। लेकिन फिर उस आधार पर पीएम का ये कहना सही है ना कि हमारी सरकार की लोकप्रियता ऑल ओवर द वर्ल्ड भी तो उसी काम के आधार पर बढ़ी है, जो उन्होंने इस बयान में भी कई बार। जी निश्चित तौर पे अब वो बता रहे हैं। और न्यूज वीक जैसे पत्रिका को, एक प्रतिष्ठित पत्रिका को इंटरव्यू में भाई प्रधानमंत्री तो अपनी सफलता की बात करेगा, लेकिन क्या कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन इस तरह से उनको जवाब दे पाया? नहीं दे पाया, क्योंकि कांग्रेस के सारे लोग जो हैं अधिकतर डिफेंसिव रहते हैं या दूसरी अपोजिशन पार्टीज के। क्षेत्रीय पार्टियों की दिक्कत है कि वो उनका नेशनल देखा जाए तो कोई कैरेक्टर नहीं है, वो आमतौर पे अपने अपने प्रदेशों में सिमटी हुई हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ कांग्रेस का ये दायित्व बनता है कि पूरी ताकत से हमला करे। एक ऐसा प्रधान जी ठीक है, बिल्कुल अपने आप में ये सवाल है और मुझे लगता है कि चुनाव में इन विषयों पर एक बार फिर से चर्चा होगी। देखिए हमारे सभी मेहमान और बहुत कुछ कहना चाहते हैं इस पर, लेकिन समय की सीमाएं हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।